Hello, everyone, and welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik, and as you all know कि Let's Crack It सीरीज चल रही है जिसमें हम अंडर ग्रेजुएट लेवल का साइकोलॉजी सिलेबस कवर कर रहे हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस साइकोलॉजी एंट्रेंसेस. सो आज की वीडियो होने वाली है ऑन रिसर्च मेथडोलॉजी एंड द टॉपिक इज एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस. सो येस्टरडे वी स्टार्टेड विद द पेपर ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी, ठीक है, और हमने कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च भी कवर किए थे. आई होप आपको वो सारी चीज़ें क्लियर है. आज हम बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स के होते हैं, और नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस क्या होते हैं. सो लेट अस गेट स्टार्टेड. सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, व्हाट डू यू फर्स्ट मीन बाय एन एक्सपेरिमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, तो हम बोलते हैं ना कि एक्सपेरिमेंट में वी ट्राई टू एस्टैब्लिश अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि कुछ वेरिएबल्स होते हैं और हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि वो वेरिएबल्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, क्या वो एक दूसरे को कॉज कर रहे हैं या नहीं. और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है एक्सपेरिमेंट का, वो हम लोग एक बड़े ऑब्जेक्टिव वे में कैरी आउट करते हैं ना, ताकि जिसमें सिस्टमैटिक प्रोसीजर्स हों, एविडेंस हो हमारे पास शो करने के लिए. अगर कोई और रेप्लिकेट करना चाहे तो वेरीफाई भी कर सकता है रेप्लिकेट करके. सो एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर ऑल्सो दोज डिजाइंस इन विच वी कैरी आउट रिसर्च इन एन ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है, तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं वो इसी तरीके से हमारे रिसर्च के डिजाइन को फ्रेम करते हैं कि हमारी रिसर्च जो है वो ऑब्जेक्टिव रहे, सिस्टमैटिक रहे. नाउ देयर कैन बी two types of your experimental designs. One can be between group design and the other can be within group design. अब between group और within group का क्या मतलब हुआ? Between group मतलब दो ग्रुप्स के बीच में. ठीक है, between हम बोलते हैं ना कि there was a fight between those people, या there was a fight between the two boys of class 12th. सो व्हाट डज दैट मीन, मतलब दो अलग अलग लोगों के बीच में. सो बिटवीन ग्रुप का मतलब भी यही है कि जब हम दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं. और विद इन ग्रुप का मतलब क्या है कि एक ही ग्रुप है मेरे पास, उसी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ मैं कोई रिसर्च करना चाह रही हूँ. सो विद इन दैट ग्रुप. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि बिटवीन ग्रुप, जैसे एक ग्रुप मैंने 11th स्टैंडर्ड के बॉयज का ले लिया और एक ग्रुप 12th स्टैंडर्ड के बॉयज का ले लिया और दोनों के बीच में रिसर्च करी. विद इन ग्रुप क्या होगा कि 11th स्टैंडर्ड के जो बॉयज हैं उन्हीं के बीच में आपस में मैंने रिसर्च करी, तो दैट इज विद इन ग्रुप. अब बिटवीन ग्रुप के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बिटवीन ग्रुप का एक टाइप है रैंडमाइज्ड ग्रुप, दूसरा है मैच्ड ग्रुप, इट इज ऑल्सो नोन एज रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन. ठीक है, एंड थर्ड वन इज योर फैक्टोरियल डिजाइन. अब ये जो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन है उसमें मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप हो सकता है या टू रैंडमाइज्ड ग्रुप. फिर विद इन ग्रुप डिजाइन कैन बी कंप्लीट और इनकम्प्लीट. आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि अभी आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये सारे चीजें और ये सारी टर्म्स, बट अभी हम थोड़ी देर में एक एक करके इन सारी टर्म्स को समझ लेंगे एंड इट विल, बिलीव मी, यू विल बी, यू नो, यू विल फील लाइक कि अरे ये तो इतना इजी था, इसमें डरने की क्या बात थी. ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड विथ बिटवीन ग्रुप डिजाइंस. अब ये जो बिटवीन ग्रुप डिजाइंस का पहला वाला पार्ट है दैट इज योर रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, उसके साथ हम शुरू करेंगे. हमने ये समझ लिया है कि बिटवीन ग्रुप डिजाइन का मतलब क्या है कि दो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, राइट. एंड नाउ इन केस ऑफ रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन, इन योर नेम इटसेल्फ द आंसर इज देयर. यहाँ पे क्या है, रैंडम असाइनमेंट है, यानी कि सब्जेक्ट्स को रैंडमली असाइन किया जाएगा टू डिफरेंट ग्रुप्स विच आर मेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, yesterday also I told you a little about this. Independent variable is that variable which can be directly manipulated by the experimenter. And in case of randomized group design, the subjects are randomly assigned. Now what do we mean by random assignment? So for example, there is a population of x people. ठीक है, अब ये x कुछ भी नंबर हो सकता है, 10,000, 10 लाख, 10 करोड़, एनी नंबर. सो एक पॉपुलेशन है x नंबर की. अब मैं पूरे, सपोज ये 10 लाख की पॉपुलेशन है, अब मैं पूरे 10 लाख लोगों के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती. सो व्हाट विल आई डू इज कि इस पूरी पॉपुलेशन में से मैं एक छोटा सा सैंपल उठाऊंगी और उस सैंपल के ऊपर मैं अपने एक्सपेरिमेंट करूंगी या अपनी रिसर्च करूंगी.
और वो सैम्पल क्या है, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ताकि मेरे पर्सनल बायस ना आ जाए कि ऐसा ना हो कि मैंने सिर्फ फीमेल्स को उठा लिया इस सैम्पल से और बाकी जेंडर्स तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए. सो इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है. और जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी रैंडम असाइनमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट 10 लाख लोगों में से प्रेजेंट हर एक इंसान के पास एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है टू गेट सेलेक्टेड इनटू दिस सैंपल. मतलब मैं अपनी मर्जी से लोगों को नहीं उठा रही हूँ, रैंडमली असाइन कर रही हूँ लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में. तो कभी कभी होता है ना कि चिट सिस्टम से आई एम असाइनिंग पीपल, आइदर दिस पर्सन विल गो टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दिस पर्सन विल गो टू कंट्रोल ग्रुप. सो आई एम डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ चिट मेथड. तो उसमें जितने भी चिट्स में जितने भी लोगों का नाम है, एवरीबडी हैज एन ऑलमोस्ट इक्वल चांस ऑफ गोइंग टू एनी ग्रुप और गेटिंग सेलेक्टेड, बट इट विल बी नोन दैट, देयरफॉर इट विल बी नोन एज रैंडम असाइनमेंट. ठीक है. सो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में हम लोगों का यही चीज मेन फोकस है कि रैंडम असाइनमेंट होता है लोगों का टू डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, और हर एक ग्रुप में एक डिफरेंट लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्रेजेंट किया जाता है. सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन केस ऑफ रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन. अब जो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन है उसमें हमें ये तो पता लग गया कि रैंडम असाइनमेंट होती है, बट देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन. वन ऑफ देम कैन बी मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप. तो मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जो हमने बिटवीन ग्रुप डिजाइंस में रैंडमाइज्ड ग्रुप एंड रैंडमाइज्ड ब्लॉक्ड डिजाइन या मैच्ड ग्रुप देखा था, इन दोनों ग्रुप्स में सिर्फ हम एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं. वंस अगेन, व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? ये वो वेरिएबल है जिसको एक्सपेरिमेंटर या फिर रिसर्चर डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकता है. जैसे कि अगर मुझे कोई रिसर्च करनी है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लाइट ऑन सपोज लर्निंग एबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड. अब वो जो लाइट है, जो इल्यूमिनेशन है या लाइट है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि एज ए रिसर्चर मैं कितनी लाइट दूंगी किसी बच्चे को कोई चीज याद करने के लिए, वो मेरे हाथ में. मे बी मैंने एक ग्रुप को या एक बच्चों को, एक ग्रुप के बच्चों को मैंने एक ऐसे रूम में बिठा दिया जहाँ पे मैंने बहुत डिम लाइट कर रखी है, एक ग्रुप ऑफ बच्चों को मैंने ऐसे रूम में बिठा दिया जहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा ही ब्राइट लाइट कर रखी है, और एक ग्रुप ऑफ बच्चों को मैंने नॉर्मल लाइट कंडीशंस में बिठाया. सो वो जो लाइट की मैनिपुलेशन हो रही है वो डायरेक्टली मेरे हाथ में हो रही है. और अब वो बच्चे कितने हद तक अपनी जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स मैंने उनको दिए, कितना वो उसे लर्न कर पाते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट मैं उस वेरिएबल पे देख रही हूँ, और जिस भी वेरिएबल पे मैं अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखूंगी, इम्पैक्ट देखूंगी, वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल. सो देयरफॉर आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट वी कैन डायरेक्टली मैनिपुलेट. सो मैं क्यों बार बार इन चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रही हूँ? क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स तो सीखने चले जाते हैं, पर जो बिल्कुल बेसिक और छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वही हमें क्लियर नहीं होते. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू बी क्लियर विद योर बेसिक्स. ठीक है. तो ये जो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन है या फिर मैच्ड ग्रुप डिजाइन है, इन दोनों में मैं सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख सकती हूँ. हाँ, दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि इस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं अलग अलग लेवल्स पे मैनिपुलेट करूँ ना. व्हाट आर द लेवल्स ऑफ मैनिपुलेशन? जैसा मैंने आपको बताया ना कि लाइट या कितना मतलब एल्यूमिनेशन मैं किसी को दे रही हूँ, वो तो इन ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट फिर किसी को माइल्ड मिल रहा है, किसी को बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है, ब्राइट लाइट, किसी को मॉडरेट अमाउंट ऑफ लाइट मिल रही है. तो ये जो मैंने अलग अलग लाइट की कंडीशंस दी है, दैट इज नोन एज द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट विच इट इज मैनिपुलेटेड. सो वही बात है यहाँ पे भी कि रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, लेकिन जो मोर देन टू रैंडमाइज्ड ग्रुप है, जिसको हम मल्टी ग्रुप डिजाइन भी बोलते हैं, उसमें हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को 3 या 3 से ज्यादा लेवल्स पे वेरी कर सकते हैं. ठीक है. सो आई कैन वेरी माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ईदर 3 लेवल्स और मोर देन 3 लेवल्स. तो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है कि मुझे रशियन लैंग्वेज सिखानी है बच्चों को. ठीक है. आई वॉन्ट टू टीच स्टूडेंट्स रशियन लैंग्वेज, और मुझे देखना है कि कौन से टीचिंग मेथड से लोगों की या बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और कौन सा टीचिंग मेथड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा रशियन लैंग्वेज सिखाने के लिए. तो यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग क्या हो गया? मेथड ऑफ टीचिंग हो गया मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और कैसी परफॉर्मेंस होगी लोगों की ऑन दिस डिफरेंट मेथड्स, वो क्या हो गया? मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल.
आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट कि मेथड ऑफ टीचिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हुआ? क्योंकि मेथड ऑफ टीचिंग को मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कौन सा मेथड में किस मेथड से मैं पढ़ाऊंगी कि बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आए या बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है। सो मेथड ऑफ टीचिंग एक ऐसी चीज है जिसको मैं मैनिपुलेट कर सकती हूँ, या तो मैं पीपीटी मेथड से पढ़ा सकती हूँ, मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा सकती हूँ, किसी भी मेथड से। सो इस चीज को मैं डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रही हूँ, इट बिकम्स माई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इस मेथड ऑफ टीचिंग का इम्पैक्ट मैं लोगों की परफॉर्मेंस पे देख रही हूँ, तो जिस चीज पे मैं इम्पैक्ट देख रही हूँ वो क्या हो जाता है? हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल था विच वाज माय मेथड ऑफ टीचिंग। उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने इन 4 लेवल्स पे जो है वेरी किया। लेवल ए बी सी डी की मेथड ऑफ टीचिंग है। ए मेथड ऑफ टीचिंग है कि मैं लेक्चर मेथड से पढ़ाऊंगी। बी मेथड ऑफ टीचिंग है कि मैं पीपीटी मेथड से पढ़ाऊंगी। ठीक है। सी मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है, सपोज मैं रेसिप्रोकल टीचिंग करूंगी कि बच्चों को बोलूंगी आपस में एक दूसरे को पढ़ाओ। ठीक है। और डी मेथड ऑफ टीचिंग हो सकता है कि मैं होमवर्क्स और असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देके पढ़ाऊंगी। सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब है तो सारी टीचिंग ही, लेकिन अलग अलग लेवल्स हो गई। दैट इज वाई यहाँ पे हुआ क्या कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, दैट वाज टीचिंग या मेथड ऑफ टीचिंग, उसको मैंने 4 जो है लेवल्स पे वेरी किया। ठीक है। सो आईवी इज वेरीड एट 4 लेवल्स। अब हर एक लेवल में मैं अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों को लाऊंगी कि पहले एक ग्रुप को इस मेथड से सिखाया, फिर एक ग्रुप को पीपीटी मेथड से सिखाया, फिर किसी को रेसिप्रोकल टीचिंग से, फिर किसी को असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स देके, और फिर मैं उन सारे ग्रुप्स की परफॉर्मेंस देखूंगी कि किस ग्रुप ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया ऑन अ टेस्ट ऑफ रशियन लैंग्वेज ऑफ कोर्स। तो ये होता है आपका मोर देन 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप। देखो नाम से ही पता लग रहा है ना, मोर देन 2 मतलब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि रैंडमाइज्ड ग्रुप में या मैच्ड ग्रुप ऑफ योर बिटवीन ग्रुप डिजाइन जो कि एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का पार्ट है, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक ही रहेगा। लेकिन मोर देन 2 का मतलब यहाँ पे है कि उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप 3 या 3 से ज्यादा लेवल्स पे जो है मैनिपुलेट कर सकते हो, वेरी कर सकते हो। अब ये यूजफुल कैसे है? इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन। वो तो आपको क्लियर हो ही गया होगा इस एग्जांपल से कि यहाँ पे जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स थे मेरे, उनको मैं कंपेयर कर सकती हूँ और मैं पता लगा सकती हूँ कि भाई कौन सा टीचिंग मेथड आउट ऑफ ABCD वाज द बेस्ट टीचिंग मेथड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द बोर्डम एंड फिटिंग। तो कई बार क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स जो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट कर करके बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, एंड समटाइम्स प्रैक्टिस इफेक्ट ऑल्सो कम्स इनटू द पिक्चर कि बार बार हम वही चीज बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो लास्ट वाली जो ग्रुप होगी उनको तो अब तक रट चुकी होगी वो चीज। सो नेचुरली एक प्रैक्टिस इफेक्ट की वजह से बायस आ सकता है। तो मोर देन 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप जो है वो इन सारी चीजों को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ये तो हो गई आपकी मोर देन 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप। द नेक्स्ट टाइप ऑफ योर रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन इज 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप। एनी गेसेस व्हाट दिस 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप वुड बी? यहाँ पे वही चीज वापस से आएगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप एक ही रख सकते हो, लेकिन क्योंकि देखो 2 रैंडमाइज्ड है तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम सिर्फ 2 लेवल्स पे ही वेरी कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया और एक ग्रुप को मैंने एज अ कंट्रोल ग्रुप रख दिया, ये देखने के लिए कि अगर मैंने किसी ग्रुप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस ही नहीं किया तो क्या उस ग्रुप में कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सपोज मुझे रिसर्च करनी है कि क्या फैमिली टाइप इम्पैक्ट करती है एक इंडिविजुअल की इमोशनल क्वोशंट को। क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियर फैमिली में रहने वाले लोगों का इमोशनल क्वोशंट कम है एज कंपेयर टू जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। सो ये मेरा रिसर्च स्टडी है। सो यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टाइप ऑफ फैमिली, क्योंकि मैं फैमिली को, जो टाइप ऑफ फैमिली है उसको मैनिपुलेट कर रही हूँ। ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? इमोशनल क्वोशंट, क्योंकि मैं टाइप ऑफ फैमिली का इम्पैक्ट देख रही हूँ कि इमोशनल क्वोशंट पे क्या होगा। ठीक है। और टाइप ऑफ फैमिली, बिकॉज 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन है तो मैं सिर्फ 2 लेवल स्पेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करूंगी कि एक लेवल तो हो गया कि न्यूक्लियर फैमिली टाइप मैंने देख ली, और दूसरा लेवल हो गया कि मैंने जॉइंट फैमिली टाइप देख ली। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट कि कैसे हम लोग जो है रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन की इन 2 पार्ट्स को समझ सकते हैं। सो फर्स्टली आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक रिकैप। रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन जो कि एक बिटवीन ग्रुप डिजाइन का पार्ट है, और बिटवीन ग्रुप डिजाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है।
ठीक है। सो रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में हम रैंडम असाइनमेंट करते हैं। रैंडम असाइनमेंट मतलब हर एक इंसान का पॉपुलेशन में से जो हर एक इंसान है उसका इक्वल चांस है ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इनटू द सैंपल। अब रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में मोर देन 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप हो सकता है, जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही है, लेकिन उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं 3 या मोर देन 3 लेवल्स पे जो है वेरी कर रही हूँ। ठीक है, जैसा हमने रशियन लैंग्वेज और टीचिंग मेथड वाला एग्जांपल देखा। अनदर कैन बी द 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन। 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन में वंस अगेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन उसको जो है मैं सिर्फ 2 लेवल्स पे ही मैनिपुलेट कर सकती हूँ, एज वी सॉ इन द एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ फैमिली एंड इमोशनल क्वोशंट। So that is about your randomized group design. I hope guys that this is very much clear to you. ठीक है, काफी टाइम हमने इस पे इन्वेस्ट किया है। स्टिल इफ यू फील कि कोई डाउट है, कुछ एग्जांपल्स आपको और चाहिए, तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, now we'll move on to the next type of your between group design। जो कि next type है between group design का, वो है matched group design या फिर randomized blocked design। once again यहाँ पे एक और चीज फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि matched group design में भी independent variable हमारा कितना होता है, independent variable हम सिर्फ एक ही रख सकते हैं। अब मैच्ड ग्रुप डिजाइन, नाम से आपको लग रहा है कि मैचिंग हो रही है कहीं ना कहीं ग्रुप्स की, तो मैच्ड ग्रुप डिजाइन में क्या होता है, प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्टडी होती है। एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा होगा कि सपोज मैंने पॉपुलेशन ली है यंग अडल्ट्स की, ठीक है, 18 to 26 ईयर ओल्ड यंग अडल्ट्स एक पर्टिकुलर एरिया के मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब उन सारे यंग अडल्ट्स का पहले मैं एंग्जाइटी लेवल मेजर करूंगी थ्रू सम ऑफ माय क्वेश्चनर्स। जो भी मेरे क्वेश्चनर्स बिल्ड है एंग्जाइटी को मेजर करने के लिए, उससे मैं क्या कर लूंगी, उन सारे लोगों का एक तरीके का प्री टेस्ट। प्री टेस्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरवेंशन या कोई भी मेथड अप्लाई करने से पहले मैंने टेस्ट ले लिया कि अभी एट द मोमेंट वो लोग किस लेवल पे हैं एंग्जाइटी के। उसके बाद मैंने एक इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस किया। इंटरवेंशन था कि 2 वीक्स तक मैं उन लोगों को जो है गाइडेड मेडिटेशन करवाऊंगी। सपोजिंग कि प्रोफेशनल को भी मैं लेके आऊंगी जो मेडिटेशन करवा सकते हैं, एंड उन सारे लोगों को मैं 2 वीक्स तक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगी। 2 वीक्स तक इस इंटरवेंशन को करने के बाद मैं फिर से जो है, जो मैंने प्री टेस्ट में एंग्जाइटी टेस्ट किया था एंग्जाइटी लेवल मेजर करने के लिए, अब मैं उस चीज का पोस्ट टेस्ट करूंगी। पोस्ट टेस्ट इसका नाम क्यों है, क्योंकि इंटरवेंशन के बाद होगा ये टेस्ट, और उसका नाम प्री टेस्ट था क्योंकि इंटरवेंशन से पहले हुआ था वो टेस्ट। तो अब इंटरवेंशन देने के बाद मैं फिर से एंग्जाइटी लेवल्स को चेक करूंगी, और उसके बाद मैं क्या करूंगी कि ये जो प्री टेस्ट था और ये जो पोस्ट टेस्ट था, इन दोनों को आई विल कंपेयर। दोनों पे जो सब्जेक्ट्स के स्कोर्स आए होंगे उनको मैं कंपेयर करूंगी, एंड आई विल सी वेदर माय इंटरवेंशन वाज यूजफुल और नॉट। अगर प्री टेस्ट ऑफ एंग्जाइटी लेवल्स में ये दिखता है कि ज्यादातर सब्जेक्ट्स के एंग्जाइटी लेवल्स हाई हैं, और इंटरवेंशन के बाद दिया गया पोस्ट टेस्ट पे ये लगता है कि एंग्जाइटी लेवल्स अब लोगों के लो आ रहे हैं, दैट मीन्स माय इंटरवेंशन वाज यूजफुल। बट इफ इट इज अदर वे राउंड कि पहले एंग्जाइटी लेवल्स कम थे बट इंटरवेंशन देने के बाद अब पोस्ट टेस्ट में एंग्जाइटी लेवल्स कलेक्टिवली लोगों के बढ़ गए हैं, दैट मीन्स माय इंटरवेंशन वाज नॉट यूजफुल। और अगर दोनों चीजें सेम थी, प्री टेस्ट पे भी उतना ही स्कोर था, पोस्ट टेस्ट पे भी उतना ही स्कोर था, अगेन तो मेडिटेशन जो है वो इतनी यूजफुल प्रूव नहीं हुई उन लोगों के लिए। सो मैच्ड ग्रुप डिजाइन में क्या है कि हम ग्रुप्स को पहले से मैच करें किसी एक क्राइटेरिया पे इंटरवेंशन देने से पहले। तो मैंने यहाँ पे मैच कैसे किया, ग्रुप को मैच ऐसे किया कि मैंने इतने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लिए, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से लिए जो कि यंग अडल्ट्स की एज ग्रुप थी 18 to 25 और 26 ईयर्स, और मैंने एक पर्टिकुलर एरिया से उन्हें उठाए। सपोज मैंने न्यू दिल्ली से सारे लोगों को लिया था, ठीक है, और कहीं और से नहीं लिया था। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि ग्रुप्स को मैच किया है, और ग्रुप्स को मैच करने के बाद मैं कलेक्टिवली उनका एक टेस्ट लूंगी, फिर उनके पास मैं एक सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करूंगी, और उसके इंटरवेंशन हो जाने के बाद मैं कलेक्टिवली उस पूरी ग्रुप का एक टेस्ट लूंगी, और फिर इन दोनों टेस्ट के जो स्कोर्स हैं उनको मैं मेजर करके कंपेयर करके देखूंगी कि क्या मेरा इंटरवेंशन यूजफुल था या नहीं। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि जो ग्रुप्स होनी चाहिए वो होमोजेनस होनी चाहिए। होमोजेनस मतलब क्या हुआ कि वो उन दोनों ग्रुप्स में कुछ सिमिलर क्राइटेरिया होना चाहिए। जैसे इन दोनों ग्रुप्स का जो एज ग्रुप है वो सेम था, है ना, जो जिस एरिया से वो बिलोंग कर रहे थे, ज्योग्राफिकल एरिया से, वो भी सिमिलर था। सो ग्रुप्स में कहीं ना कहीं होमोजेनिटी होनी चाहिए ताकि हम उन्हें कंपेयर कर पाए और इक्वल लेवल्स हो पाए।
अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एंग्जाइटी लेवल्स जब प्री टेस्ट ले रही थी तो मैंने यंग अडल्ट्स का लिया और फिर उसके बाद यंग अडल्ट्स के साथ कुछ ओल्ड अडल्ट्स भी जुड़े हुए थे, तो भाई डिफरेंस हो सकता है इन द एंग्जाइटी लेवल्स ऑफ यंग अडल्ट्स एंड ओल्ड अडल्ट्स। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि मेरी जो ग्रुप है वो होमोजेनस हो, प्री टेस्ट करते हुए भी, पोस्ट टेस्ट करते हुए भी और इंटरवेंशन देते हुए भी। सो दैट इज योर मैच्ड ग्रुप और रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, जहां पे वंस अगेन रैंडम असाइनमेंट तो होती है लेकिन मेरी ग्रुप्स किसी एक पॉइंट पे इक्वल है, होमोजेनस है, कहीं ना कहीं किसी एक क्राइटेरिया पे मैच करती हैं। और मैं प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जब अप्लाई करती हूँ और किसी इंटरवेंशन की यूजफुलनेस मेजर करना चाहती हूँ, देन वी यूज दिस टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन इन आर रिसर्च। सो अभी तक हमने 2 रिसर्च डिजाइन कर लिए, ठीक है, रैंडमाइज्ड ग्रुप डिजाइन कर लिया है, मैच्ड ग्रुप डिजाइन कर लिया है। इन दोनों रिसर्चेज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही हो सकता था और उसको हम अलग अलग लेवल्स पे वेरी कर सकते हैं। Now the other and the third type of your between group design is the factorial design. फैक्टोरियल डिजाइन एक ऐसा डिजाइन है जिसमें हम एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। आई कैन हैव 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इवन मोर देन 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं वंस अगेन 2 लेवल पे वेरी कर सकती हूँ या 2 से ज्यादा लेवल पर भी वेरी कर सकती हूँ। तो जैसा हम लोग पहले तक देखते आ रहे थे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही था, जैसे फैमिली टाइप था किसी एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या किसी एक में इंडिपेंडेंट वेरिएबल टीचिंग स्टाइल था, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक था। हालांकि हम उस एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलग अलग लेवल्स पे वेरी जरूर कर पा रहे थे, बट फैक्टोरियल डिजाइन जो बिटवीन ग्रुप डिजाइन का एक पार्ट है, फैक्टोरियल डिजाइन इज द डिजाइन वेयर इन वी कैन हैव ईदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या फिर 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और हर एक वेरिएबल को क्या है, मैनिपुलेशन 2 या 2 से ज्यादा लेवल पे कर सकते हैं। फैक्टोरियल डिजाइन यूज होता है सो दैट वी कैन सी द इंटर रिलेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने लिए हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, वो मेजर करने के लिए यूजफुल होता है। अब इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है कि मेरी एक रिसर्च मुझे कंडक्ट करनी है जिसमें मैं मेजर करना चाहती हूँ कि नॉइज का, एल्यूमिनेशन का और टेम्परेचर का, इन तीनों का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द रेट ऑफ लर्निंग ऑफ 15 सिलेबल्स। सिलेबल्स कुछ नहीं है, सिलेबल्स बस वर्ड्स होते हैं, जैसे शुरुआत में कॉन्सोनेंट होगा, एंड में कॉन्सोनेंट होगा और बीच में एक वॉवल होगा। तो ये कैट क्या है, एक सिलेबल है, ठीक है। तो ऐसे सिलेबल्स होते हैं, 15 वर्ड्स की एक लिस्ट में बच्चों को प्रेजेंट करूंगी, और नॉइज का, लाइट का और टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रेट ऑफ लर्निंग पे, मैं वो देखना चाहती हूँ। नाउ क्विकली ये चीज बताइए मुझे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें कौन से हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, ठीक है। क्विकली यू कैन पॉज द वीडियो बट आई एम गोइंग अहेड एंड टेलिंग यू द आंसर, ठीक है, जब तक आप सोच सकते हैं अगर चाहें तो। सो ओवर हियर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है रेट ऑफ लर्निंग। क्यों है डिपेंडेंट वेरिएबल? क्योंकि मैं नॉइज, लाइट या फिर एल्यूमिनेशन और टेम्परेचर का इम्पैक्ट देख रही हूँ रेट ऑफ लर्निंग पे। तो जिस चीज का इम्पैक्ट किसी चीज पे पड़ रहा हो, तो जिस भी चीज पे इम्पैक्ट स्टडी कर रही हूं मैं, वो मेरा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्योंकि ये जो रेट ऑफ लर्निंग है फिलहाल, नॉइज जो आ रही है, लाइट जो पड़ रही है, टेम्परेचर कैसा है उस प्लेस का, उस पे डिपेंडेंट है। सो माई रेट ऑफ लर्निंग इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक नहीं। व्हाट आर द 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स? एक तो है नॉइज, दूसरी है एल्यूमिनेशन या फिर लाइट जो पड़ रही है, और तीसरा है टेम्परेचर। और हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैंने 2 लेवल्स पे मैनिपुलेट कर रखा है कि सपोज एक ग्रुप को मैंने हाई नॉइज वाले एरिया में बिठा रखा है और दूसरी ग्रुप को सपोज मैंने लो नॉइज वाले एरिया में बिठा रखा है। एल्यूमिनेशन में कि एक ग्रुप में बहुत हाई लाइट है और एक ग्रुप में बहुत लो और डिम लाइट है। टेम्परेचर क्या हो गया कि एक रूम में बहुत ही हाई टेम्परेचर है, गर्मी है, और एक ग्रुप में बहुत ही लो टेम्परेचर है, ठंड है। सो इन सारी चीजों का, नॉइज का, एल्यूमिनेशन का, टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है मेरी रेट ऑफ लर्निंग पे, वो मेरी रिसर्च स्टडी है। एंड दिस टाइप ऑफ अ रिसर्च स्टडी विल बी अ फैक्टोरियल डिजाइन, अ फैक्टोरियल रिसर्च डिजाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो 2 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स योर फैक्टोरियल डिजाइन। बिटवीन ग्रुप डिजाइन क्यों है ये? क्योंकि मैं 2 अलग अलग ग्रुप्स के बीच में ये चीज मेजर कर रही हूँ। एक ग्रुप हाई ग्रुप वाली है, एक लो
नॉइज वाली ग्रुप है। और ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्यों है, क्योंकि मेरी रैंडम असाइनमेंट है, लोग रैंडमली असाइन हो रहे हैं इन दोनों ग्रुप्स में, मैं चूज करके लोगों को असाइन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स योर एक्सपेरिमेंटल बिटवीन ग्रुप फैक्टोरियल डिजाइन। और ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल जिसका हमने अभी बात किया है दैट इज नोन एज 3/2 फैक्टोरियल डिजाइन। ये बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन आता है बट हम इसको बोलते कैसे हैं, 3/2। ठीक है, 3/2 फैक्टोरियल डिजाइन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नॉइज, एल्यूमिनेशन एंड टेम्परेचर। और तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने लेवल पे मैनिपुलेटेड हैं, 2 लेवल्स पे मैनिपुलेटेड है, हाई एंड लो। तो दैट इज व्हाई इट बिकम्स योर 3/2 फैक्टोरियल डिजाइन। दैट मीन्स वी हैव 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वेरिड और मैनिपुलेटेड एट 2 levels each. So have you understood the between group design? ठीक है, फिर से एक बारी देख लेते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, जानबूझ के चल रही हूँ, क्योंकि जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो एक ऐसा पेपर है जो काफ़ी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सो आई स्पेशली मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगता था, अभी भी कुछ हद तक लगता है, बट जो कॉन्सेप्ट्स मुझे क्लियर होते जा रहे हैं, आई वांट कि आप लोगों को भी बेसिक से चीज़ें क्लियर रहे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस हमने किया है, उसमें जो बिटवीन ग्रुप डिज़ाइन वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है। रैंडमाइज्ड ग्रुप में रैंडम असाइनमेंट है, मोर देन 2 रैंडमाइज्ड होगा तो एक ही आईवी है, लेकिन उसको मैं 3 या 3 से ज़्यादा लेवल पे मैनिपुलेट कर सकती हूँ। 2 रैंडमाइज्ड ग्रुप होगा तो वंस अगेन आईवी तो एक ही है, लेकिन मैं उसे सिर्फ 2 लेवल पे वेरी कर सकती हूँ। फिर मैच्ड ग्रुप था कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करके मैं अपने इंटरवेंशन की क्या कैपेबिलिटीज हैं उसको देख रही हूँ कि इंटरवेंशन एफिशिएंट है भी कि नहीं है। और ग्रुप्स यहाँ पे होमोजेनस होनी चाहिए, किसी एक क्राइटेरिया पे मैच होनी चाहिए। फैक्टोरियल डिजाइन कि मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैं 2 लेवल्स पे भी वेरी कर सकती हूँ, 2 से ज्यादा लेवल्स पे भी वेरी कर सकती हूँ। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू योर विद इन ग्रुप डिजाइन। ठीक है, अब हमने बिटवीन ग्रुप डिजाइन काफी समय तक कर लिया है, अब विद इन ग्रुप डिजाइन की बात करेंगे। वंस अगेन विद इन ग्रुप डिजाइन जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक ही ग्रुप है हमारे पास, अलग अलग ग्रुप्स नहीं है, एक ही ग्रुप्स है और उस ग्रुप के जो भी मेंबर्स हैं उन्हीं के बीच में आपस में जो है मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन। व्हाई डू यू थिंक इट इज नोन एज रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन? क्योंकि वही सैंपल, एक ही ग्रुप के जो सैंपल हैं वो एक बारी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनेंगे और एक बारी कंट्रोल ग्रुप बनेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि मैं जो है अपने ट्रीटमेंट्स को एक ही ग्रुप के ऊपर रिपीट करे जा रही हूँ। तो जैसे पहले टीचिंग मेथड में मैंने ABCD करके मैनिपुलेट किया था उस टीचिंग मेथड को, तो पीपीटी मेथड में मैंने एक अलग ग्रुप को बिठा रखा था, लेक्चर मेथड में मैंने अलग ग्रुप को बिठा रखा था। ठीक है, रेसिप्रोकल टीचिंग में अलग ग्रुप को बिठा रखा था, और जो प्रोजेक्ट वाला टीचिंग मेथड था उसमें अलग ग्रुप को बिठा रखा था। लेकिन अगर मैं विद इन ग्रुप डिजाइन की बात करूंगी तो क्या है, मेरे पास एक ही ग्रुप है जो पहले पीपीटी मेथड से सीखेगी, फिर लेक्चर मेथड से सीखेगी, फिर रेसिप्रोकल टीचिंग मेथड से, और लास्ट में प्रोजेक्ट मेथड से। तो यहाँ पे मैं एक ही ग्रुप को बार बार रिपीट कर रही हूँ हर एक ट्रीटमेंट देते हुए। दैट इज व्हाई विद इन ग्रुप डिजाइन इज ऑल्सो नोन एज रिपीटेड ट्रीटमेंट डिजाइन। यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का पार्ट भी प्ले करते हैं और कंट्रोल ग्रुप का पार्ट भी। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि वंस अगेन कि मुझे लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करवाने हैं लोगों को। ठीक है, तो एक बारी तो मैंने ड्रग, मतलब इट डजंट मीन कि रियल ड्रग्स दिए, कुछ ऐसे नॉजियस सब्सटेंस जिनसे उनको उनका जो कॉन्शियस अवेयरनेस है उन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़े। ठीक है, ऑफ कोर्स आफ्टर टेकिंग कंसेंट। सो मेरे को लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करवाना है, तो पहले मैंने लिस्ट ऑफ वर्ड्स उसी सेम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को ड्रग कंडीशन में दिया। तो ड्रग कंडीशन में दिया तो वो ग्रुप क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको मैंने वेरी किया है ड्रग कंडीशन में। ठीक है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स यहाँ पे रिमेंबर करने हैं ड्रग कंडीशन में। तो और दूसरी बारी क्या किया, उसी सेम ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को मैंने नॉन ड्रग्ड कंडीशन में भी दिया। अब जो सब्जेक्ट नॉन ड्रग्ड कंडीशन में होंगे वो कंट्रोल ग्रुप होगी, क्योंकि मैं ये भी देखना चाह रही हूँ कि भाई अगर मैंने उनको ऐसी कोई दवाई नहीं दी जिनसे उनके कॉन्शियसनेस पे इम्पैक्ट पड़े, तो कितने स्पीड में, कितने लेवल पे वो उस लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद कर रहे हैं। और अगर मैंने उनको एक ड्रग्स वाली कंडीशन में डाला तब वो कितनी स्पीड से लिस्ट ऑफ वर्ड्स को याद कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करेगा, कंट्रोल ग्रुप में भी पार्टिसिपेट करेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज विद इन ग्रुप डिजाइन। अब विद इन ग्रुप डिजाइन के 2 टाइप्स हो सकते हैं। व्हाट कैन बी द 2 टाइप्स? ईदर इट कैन बी अ कंप्लीट डिजाइन और इट कैन बी एन इनकम्प्लीट डिजाइन। कंप्लीट डिजाइन में क्या होता है, सेम ग्रुप को मैं रिपीट कर रही हूँ।
ठीक है, सेम ही ग्रुप को, जैसा हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा वो आपका कंप्लीट डिजाइन का एग्जाम्पल था, दैट आई एम रिपीटिंग द सेम ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल में और कंट्रोल में मैं सेम ग्रुप को रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे आई एम एडमिनिस्टरिंग द कंडीशन सेवरल टाइम्स टू ईच सब्जेक्ट, तो हर एक सब्जेक्ट को वही एक कंडीशन काफी बारी एडमिनिस्टर कर रही हूँ, लेकिन बस फर्क इतना है कि अलग अलग ऑर्डर में एडमिनिस्टर कर रही हूँ, कि लिस्ट में वर्ड्स अलग ऑर्डर में दे दिए या समथिंग लाइक दैट, लेकिन हर एक बारी कंडीशन जो है हर एक सब्जेक्ट को काफी बार मिलती है। इनकम्प्लीट डिजाइन में क्या होता है कि कंडीशन सेवरल टाइम सब्जेक्ट्स को नहीं मिलती, हर एक कंडीशन हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार एडमिनिस्टर करी जाती है, दैट इज वाई ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, इनकम्प्लीट है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट को सिर्फ एक ही बार कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन मिल रही है। सो दिस इज योर कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। इस पे वैसे ज्यादा फोकस करने की इतनी नेसेसिटी नहीं है, मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे बिटवीन ग्रुप डिजाइन से आते हैं। ठीक है, बट यू शुड ऑल्सो नो कि विद इन ग्रुप डिजाइन होता क्या है और हम कब उसे यूज करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस, जहां पे हम रैंडम ट्रीटमेंट और सारी चीजें करे थे। नाउ वील मूव ऑन टू योर नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्या होता है कि उसमें ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम आईवी को मैन्युपुलेट कर ही नहीं रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मैन्युपुलेट हो रहा था, रैंडम असाइनमेंट भी हो रही थी। ठीक है, लेकिन नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी तरीके से हम मैन्युपुलेट नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई रैंडम असाइनमेंट हो रही है। ठीक है, रैंडम असाइनमेंट भी नहीं है, हम सेलेक्टिवली चूज कर रहे हैं लोगों को, एंड वी आर सिंपली मेजरिंग द वेरिएबल एज दे अकर इन अ नेचुरल सेटिंग और इन अ लेबोरेटरी सेटिंग। तो जैसी भी चीजें होती जाती हैं नेचुरली या लैबोरेटरी वाली सेटिंग में, हम उन्हें वैसे की वैसे ही मेजर करते जा रहे हैं, हम किसी भी तरीके से मैन्युपुलेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। एंड दीज आर योर टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस। ये आपके नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हो सकते हैं। प्लीज हैव पेशेंस, मुझे पता है काफी लंबी वीडियो हो गई होगी आप लोगों के लिए, काफी लोग अब तक भाग चुके होंगे अपने सोशल मीडियाज पे, है ना, पर ये सिर्फ लास्ट स्लाइड है इस वीडियो की, तो इस तक और पेशेंस रख लो एंड देन यू आर फ्री टू, नॉट फ्री एक्चुअली, नहीं तो बिल्कुल ही छूट में चले जाओगे, थोड़ा ब्रेक लेके फिर बाद में स्टडी कर लेना। ठीक है, सो ये हमारे डिफरेंट नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस हैं। फर्स्ट वन इज योर एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या होता है कि रिसर्चर को जिस भी पॉपुलेशन के ऊपर रिसर्च करनी होती है ना, उस पॉपुलेशन के साथ जाके, अपने सैंपल के साथ जाके वो रहने लगते हैं। सपोज मुझे न्यू दिल्ली के कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, वहां की पॉपुलेशन पे मुझे स्टडी करनी है, सो एज अ रिसर्चर आई विल गो टू दैट एरिया एंड आई लिव इन दैट एरिया, लिव विद दैट सैंपल, कि कैसे सर्कमस्टांसेस में वो लोग रह रहे हैं, और मैं उस चीज को खुद एक्सपीरियंस करके देखूंगी। सो दैट इज योर एथनोग्राफी। केस स्टडीज आप लोगों को पता ही है, केस स्टडीज क्या है कि एक इंडिविजुअल पे या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों पे हम इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, अलग अलग मेथड्स यूज करके, इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड या कोई भी मेथड। फिर नैरेटिव्स हो सकता है एज अ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नैरेटिव्स में क्या होता है कि लोग अपने लाइफ के इंस्टेंसेस खुद से नरेट करते हैं कि उनकी लाइफ में क्या क्या चीजें हुई रिलेटेड टू द टॉपिक, ऑफ कोर्स दैट यू आर स्टडिंग एज पार्ट ऑफ योर रिसर्च, बट लोग जो है अपने लाइफ के इंस्टेंसेस खुद नरेट करते हैं। फिर आपकी फोकस ग्रुप हो सकती है। फोकस ग्रुप्स में क्या होता है कि ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है, ज्यादा लोग नहीं होते, स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन एज अ ग्रुप जो है रिसर्चर इंटरव्यू लेता है, और वो जो ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन ट्रेट या कोई ना कोई कॉमन एक्सपीरियंस जरूर होता है। ठीक है, ऐसे ऐरे गहरे लोगों को नहीं उठाते कि जो बिल्कुल ही अनरिलेटेड हैं एक दूसरे से, बट दे आर समहाउ रिलेटेड टू ईच अदर, या तो उनके कॉमन एक्सपीरियंसेस हुए हुए हैं या फिर उनके कोई कॉमन ट्रेड्स हैं आपस में, उस बेसिस पे उनका ग्रुप इंटरव्यू लिया जाता है। सो आर यू ऑब्जर्विंग, एथनोग्राफी हो गया, केस स्टडी हो गया, नैरेटिव्स हो गए, फोकस ग्रुप्स हो गया, यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैन्युपुलेट ही नहीं कर रहे हैं, जैसा हमने बिटवीन ग्रुप डिजाइन या विद इन ग्रुप डिजाइन में देखा था एक्सपेरिमेंटल ग्रुप डिजाइंस के, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टीचिंग मेथड को 4 लेवल्स पे वेरी कर रहे हैं, किसी को 2 लेवल्स पे वेरी कर रहे हैं, किसी को एक ही लेवल पे वेरी कर रहे हैं। यहाँ पे हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वेरी नहीं कर रहे, जो चीज जैसे हो रही है हम उसे एज इट इज स्टडी कर रहे हैं। एथनोग्राफी में हम हमारे सैंपल के साथ जाके रह रहे हैं, जैसी चीजें हमें दिख रही है हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। केस स्टडीज में हम इंटरव्यू ले रहे हैं लोगों का, नैरेटिव्स में जो लोगों के इंस्टेंसेस हैं एज इट इज वो लोग हमें बता रहे हैं। सो वी आर नॉट मैन्युपुलेटिंग एनीथिंग ओवर हियर। ठीक है, फिर आपकी ग्राउंडेड थ्योरी हो सकती है। ग्राउंडेड थ्योरी क्या होती है कि हमारा डेटा ही हमें डायरेक्ट करता है। तो इस रिसर्च
में हम कोई हाइपोथेसिस पहले से फॉर्म करके नहीं रखते हैं, हम जैसे जैसे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं वही हमें अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्शन देता रहता है, डायरेक्ट करता रहता है. देन इज योर phenomenology, which is nowadays very up and very popular as a non-experimental design and qualitative research method. phenomenology में क्या होता है कि हम ऐसे experiences की study करते हैं जो सिर्फ उन लोगों से रेलेवेंट है जिन्होंने वो एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, सो दीज टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस आर नोन एज एसोटेरिक एक्सपीरियंसेस, कि दीज एक्सपीरियंसेस आर रेलेवेंट ओनली टू द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग देम. फॉर एग्जाम्पल कि मुझे स्टडी करनी है ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ घोस्ट. अब हर एक इंसान का सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है कोई बोले कि आई डोंट बिलीव इन घोस्ट, मैंने कभी इनकाउंटर नहीं किया. हो सकता है कोई बोले कि मैंने तो एनकाउंटर किया था समथिंग लाइक अ घोस्ट. तो ये जो एक्सपीरियंस ऑफ घोस्ट है वो काफी यूनिक है टू द पर्सन हु इज एक्सपीरियंसिंग इट, एंड दैट इज व्हाट वी डू इन फेनोमेनोलॉजी. हम ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हैं जो यूनिक होते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है. फिर सर्वे मेथड हो सकता है जिसमें हम क्वेश्चनर टाइप ऑफ थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लोगों में उनकी स्टडी करने के लिए. क्रॉस कल्चरल रिसर्च डिज़ाइन हो सकता है जिसमें मैं अलग अलग कल्चर्स में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या वेरिएशंस हैं, वो स्टडी करने की कोशिश करती हूँ. या फिर नेचुरल सेटिंग में सिंपल ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि कैसे एक नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ हो रही है उसको ऑब्जर्व करना. सो दीज ऑल आर योर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जिनमें किसी भी लेवल पे मैं किसी भी उसमें पॉइंट पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ और ना ही रैंडम असाइनमेंट है. सो आई होप आपको नॉन एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस क्लियर हो गए होंगे. And with that, finally we come to an end of this video. Thank you so much उन सारे लोगों को जो अब तक इस वीडियो में डटे रहे, अपना जम के पढ़ाई करते रहे. Thank you so much for investing your time and concentration. And I really hope कि experimental and non-experimental designs आपको एकदम crystal clear है. अब इसके बाद वाली जो वीडियो आने वाली है आज शाम को 6 बजे, उसमें हम लोग थोड़े और एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिस्कस करेंगे, जैसे कि प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन है. तो ऐसे ऐसे जो अलग अलग रिसर्च डिजाइन है उनको भी क्विकली डिस्कस करेंगे, एंड उसके साथ आपका रिसर्च डिजाइन वाला जो टॉपिक है वो एटलीस्ट कवर हो जाएगा. So till then, keep studying, revising, take rest, have fun also in between, और make sure कि आप जो है साथ साथ MCQs भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं उस थ्योरी को अप्लाई करना भी सीखें. सो इफ़ यू वांट तो मैं यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट पे भी MCQs एवरीडे पोस्ट करती हूँ, तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड इफ़ इन केस यू आर ऑन इंस्टाग्राम तो यू कैन फॉलो मी. माई हैंडल इज @mindreview1. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है. सो एवरी डे अराउंड 8 PM और 8:30 PM जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज हैं उस पर मैं MCQ इन द फॉर्म ऑफ अ क्विज अपलोड करती हूँ. तो यू कैन प्रैक्टिस योर डेली डोज ऑफ MCQs फ्रॉम देयर ऑल्सो, और इफ यू हैव एनी MCQ बुक देन यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर ऑल्सो, या प्रीवियस ईयर पेपर्स. बट मेक श्योर यू प्रैक्टिस, you study, and you create a revolution in this field. Let's crack our entrances together. So that is it for today's video. Stay subscribed to Mind Review and we'll meet in another interesting video. Bye bye everybody.